हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा में दक्षता यानी कि प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है यानी कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा निश्चित ध्वनि प्रतीकों की वह निश्चित व्यवस्था है जो वक्ता के भाव, विचार आदि को श्रोता तक उसी अर्थ में संप्रेषित करने में प्रयुक्त होती है। मानव समाज के अधिकांश कार्य तथा विचारों, भावों आदि का अधिकांश आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही होता है। मानव समाज अनेक समुदायों, राष्ट्रों आदि के नाम पर बटा हुआ है और प्रत्येक समुदाय की प्रायः अपनी अलग भाषा होती है। भारत एक बहुभाषी देश है, अतः देश के आधार पर हिंदी को हम भारतीय भाषा नहीं कह सकते। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की राजभाषा व राष्ट्रभाषा के नाम पर प्रयुक्त होने वाली भाषा के नामकरण पर काफ़ी विवाद चला। कुछ विद्वान, नेता आदि हिंदुस्तानी नाम के समर्थक थे, जिनमें उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों को भी जो प्रयुक्त किया जाता था, तो कुछ विद्वान हिंदी नाम के समर्थक थे, जिनमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्राधान्य ही मान्य था। वर्तमान समय में हमारे देश के संविधान के अनुसार हिंदी ही देश की राष्ट्र भाषा है। तो यानी कि आपको याद रखना है अपने जो देश की राजभाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली से आपका क्या अभिप्राय है। बोली भी स्थान विशेष की भाषा होती है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित न होकर कुछ विस्तार लिए रहता है। विभिन्न आधारों पर बोली को भाषा, उपभाषा आदि का नाम दिया गया है। बोली का प्रयोग करने वालों की संख्या उपबोली का प्रयोग करने वालों की संख्या से कहीं अधिक होती है। इसका कारण है कि कई उपबोलियां मिलाकर एक बोली का निर्माण करती है। अन्य शब्दों में हम भी कह सकते हैं कि बोली के अंतर्गत अनेक उपबोलियां होती हैं। एक बोली के क्षेत्र से में भले ही विभिन्न उपबोलियों का प्रयोग होता है, लेकिन उस क्षेत्र के सभी लोग बोली को आसानी से समझ जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि एक बोली की विभिन्न उपबोलियों की ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य, पद आदि में काफ़ी समानता देखी जाती है। यही नहीं, बोली में उन्हीं मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग होता है जो उनकी बोलियों में उपलब्ध होती है। बोलियों के विकास के पीछे प्रमुख कारण है कि एक ही भाषी लोग किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, जिससे उनकी अपनी बोली में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। बोली के विकास के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा से आपका क्या अभिप्राय है, जिसको मदर टंग बोलते हैं। मदर टंग जिस भाषा को बच्चा अपने माता पिता तथा सगे संबंधियों से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा के संकुचित और विस्तृत दो रूप हैं। माँ से सीखी गई भाषा सीमित अर्थों में मातृभाषा कही जा सकती है, परंतु विस्तृत अर्थों में मातृभाषा किसी ऐसे क्षेत्र की भाषा होती है जिसमें उस क्षेत्र के सामान्य लोग अथवा जन्मे पले लोग मौखिक अथवा लिखित रूप से अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति की मातृभाषा ही कालांतर में व्यापक रूप धारण कर लेती है, इसलिए मातृभाषा का क्षेत्रीय भाषा का पर्याप्त माना गया है। यानी कि मातृभाषा को क्षेत्रीय भाषा का पर्याय माना जाता है। उदाहरण के रूप में यदि एक गुजराती परिवार उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो आरंभ में वह अपने माता पिता से गुजराती भाषा ही सीखता है। संकुचित अर्थ में यह उसकी मातृभाषा कही जा सकती है। यदि वह परिवार स्थानीय रूप से उत्तर प्रदेश में रहेगा तो उसकी मातृभाषा हिंदी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक भाषा से आपका क्या अभिप्राय है, जिसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। जब कोई भाषा सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से उन्नति प्राप्त कर लेती है, तब उसे मानक भाषा का दर्जा दिया जाता है। वस्तुतः क्षेत्र विशेष की अनेक बोलियों में से एक बोली जब सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समर्थन प्राप्त कर लेती है, तब उसे स्वीकृत भाषा मान लिया जाता है। उसी को हम प्रतिष्ठित या मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा ही राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक तथा सामाजिक कार्यों के संपादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी भाषा मानी जाती है, जिसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क भाषा से आपका क्या अभिप्राय है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो दो भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भाषी लोगों के मध्य विचार विनिमय का साधन बनती है। संपर्क भाषा की आवश्यकता तब अनुभव की जाती है जब एक ही देश में बहुभाषी लोग रहते हैं। वर्तमान समय में हिंदी पूरे देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है।
इसका कारण यह है कि यह सबसे बड़े जन समुदाय द्वारा बोली जाती है। जहाँ तक हिंदी भाषा क्षेत्रों का प्रश्न है, वहाँ भिन्न भिन्न बोलियों के बाद ही हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार करोड़ों लोग हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं जैसे गुजराती, मराठी आदि बोलने वाले लोग भी, जो मराठी और गुजराती बोलने वाले लोग भी जो है हिंदी भाषा भाषी लोगों के साथ हिंदी भाषा में सहजता के साथ संपर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा से आपका क्या अभिप्राय है? वास्तव में जो भाषा पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जो है सक्सेना ने राष्ट्रभाषा को इस तरह परिभाषित किया है कि जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनते हुए समूचे राष्ट्र को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा ही होती हैं, परंतु प्रत्येक समृद्धशाली राष्ट्र की कोई एक भाषा ही राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित की जाती है, क्योंकि वह भाषा उस राष्ट्र का प्रतीक होती है। उसी को विदेशी राष्ट्रों में सम्मान दिया जाता है, उसी में सारे राष्ट्र की अंतरात्मा जो है विद्यमान रहती है और उसी को उस राष्ट्र के नाम से अन्य देशों में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा से आपका क्या अभिप्राय है? किसी भी देश के राजकाज सरकारी कार्यालयों के कामकाज में आधिकारिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने राजभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें अपने पत्र व्यवहार किया जाता है। सरकारी आदेश एवं आज्ञाएं भी इसी भाषा में मुद्रित होती हैं और केंद्र और प्रदेशों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य भी इसी भाषा के द्वारा होता है। राजभाषा सदैव देश में जो शासनात्मक राज्य की स्थापना में बड़ी सहायता पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट देखिए, श्रवण कौशल का क्या अर्थ है? भाषा सुनने की प्रक्रिया को श्रवण कौशल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मौखिक रूप से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है और श्रोता उन्हें अपनी कानों से सुनकर उनमें निहित अर्थों का ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है तो उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल अन्य 3 कौशलों वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल का प्रथम आधार है। बच्चे के लिए श्रवण कौशल का विशेष महत्व है। यदि उसे श्रवण कौशल का समुचित शिक्षण दिया जाएगा तो वह पढ़ने लिखने में प्रवीण होगा। डॉक्टर उमा मंगल ने श्रवण की परिभाषा देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों तथा भावों को कानों के मध्य से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कथन कौशल से आपका क्या अभिप्राय है? तो कथन कौशल का अर्थ है कथन में कुशलता, अर्थात भावों तथा विचारों को सहज तथा सरल भाव में स्पष्टता पूर्वक व्यक्त करने को कथन कौशल कहा जाता है। बोलकर विचार अथवा भाव व्यक्त करना ही कथन कौशल कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के साथ साथ कथन कौशल का भी विशेष महत्व है। इस आयु में बच्चे के मन और मस्तिष्क पर जो छाप पड़ जाती है वह अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाती है। इस आयु में बच्चे की अनुकरण प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। व्याकरण अनुकरण द्वारा शुद्ध उच्चारण, उचित गति तथा उचित आरोह या अवरोह के साथ बोलना सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठन कौशल से आपका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठन कौशल। पठन शब्द का अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। पहला जो था ये था अपना श्रवण कौशल, उसके बाद जो आया था अपना कथन कौशल। श्रवण का मतलब सुनना, कथन का मतलब आपको पता होगा यानी कि कथन में कुशलता, यानी कि भावों और विचारों को सहज और सरल भावों में स्पष्टता पूर्वक व्यक्त करना क्या है, कथन कौशल। अब बात करते हैं हम पठन कौशल। पठन शब्द का मतलब होता है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। पढ़ने की शिक्षा के लिए पठन के साथ साथ वाचन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पठन शब्द पठ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। इसी प्रकार वाचन शब्द वाक धातु से बना है जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी और कथन। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है, परंतु यह वाचन का संकुचित अर्थ है। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहते हैं। पठन एक उद्देश्य पूर्ण, सार्थक एवं चिंतन प्रदान करने की क्रिया है। पठन करते समय पढ़ने वाले की दृष्टि शब्दों पर घूमती है और वह उन शब्दों में निहित अर्थ और भाव को ग्रहण करता है। यही पठन अथवा वाचन का सही रूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सहस्वर वाचन की क्या उपयोगिता है। प्राथमिक अवस्था में भाषा से अवगत कराने के लिए बच्चों को सहस्वर वाचन के लिए प्रेरित किया जाता है। जब कोई बच्चा स्वर सहित पाठ को पढ़ता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और वह वाचन में रुचि लेने लगता है। सहस्वर वाचन से बच्चों को शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है। सहस्वर वाचन करने से बच्चों को उचित गति, हाव भाव, बलाघात, विराम, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान होने लगता है। सहस्वर वाचन की सहायता से बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करते हैं। वे नए नए शब्दों से परिचित होते हैं और शब्दों के अर्थों को भी जानने लगते हैं। इससे उनका शब्द भंडार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन का क्या अर्थ है, यानी कि क्या महत्व है। जब विद्यार्थियों को सहस्वर वाचन का अभ्यास हो जाता है तो उन्हें मौन वाचन का अभ्यास करवाया जाता है। हमें जीवन में अनेक अवसरों पर मौन वाचन करना पड़ता है। जब हम बहुत से लोगों के साथ बैठे हों तो उस समय सहस्वर वाचन नहीं कर सकते, तब आवाज़ करते हुए पढ़ने से अन्य लोगों का कार्य बाधित होता है। जैसे पुस्तकालय या वाचनालय में अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर हम सहस्वर वाचन नहीं कर सकते, वहाँ हमें मन मन में पढ़ना होता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों को मौन वाचन का अभ्यास करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर लेखन कौशलों का महत्व बताएं। तो पहला महत्व है, लेखन से विद्यार्थियों में अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान तथा वाक्य के स्वरूप का ज्ञान और कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट है, लेखन से ही सुडौल और सुंदर लेख तथा अपने भावों को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करने के कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट है, लेखन विधि व प्रविधि से परिचित करना व उनका अभ्यास कराना। नेक्स्ट है, लेखन से अपने भावों, विचारों आदि को लिखित रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट है, लेखन से भौतिक क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन की प्रकृति का वर्णन करें। तो लिपि लेखन का मूल आधार है। लिपि के अंतर्गत बच्चे की सुंदर वर्ण लिखने की शिक्षा दी जाती है। लेख सुंदर, आकर्षक और सुडौल होना चाहिए। बच्चों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो और वे वाक्य रचना के नियमों को अच्छी तरह से जानते हों। यही नहीं, उन्हें विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग करने की आदत होनी चाहिए। लेखन कौशल तभी संपन्न होगा यदि विद्यार्थियों को मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करना आता हो। लेखन के अंतर्गत ही विद्यार्थियों में यह योग्यता विकसित की जाती है कि वे तर्क सहित अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने में समर्थ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेख से आपका क्या अभिप्राय है। अनुलेख का अर्थ है किसी विषय के संबंध में सर्वप्रथम मोटे और सुंदर अक्षरों को लिखना, तत्पश्चात अन्य पंक्तियों को लिखना। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में अनुलेख के अंतर्गत अध्यापक तख्ती या कॉपी पर कुछ शब्द लिखता है। बच्चे उनका अनुसरण करते हुए वैसा ही लिखने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए छपी हुई कॉपियों का प्रयोग भी किया जाता है। कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक पंक्ति में कुछ शब्द लिखे होते हैं। उसी का अनुकरण करते हुए विद्यार्थी शेष पृष्ठों पर लिखते हैं। यदि कॉपी पर अध्यापक लिखे तो उसका लेख सुंदर और सुडौल होना चाहिए, तभी बच्चों का लेख भी सुंदर और सुडौल होगा। इसी प्रकार अनुलिपि की कॉपी की जांच कर लेनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि शब्द और वाक्य सही अनुपात में छपे हुए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुत लेख से आपका क्या अभिप्राय है। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। जिस विषय अथवा वाक्य को हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं उसे श्रुत कहा जाता है। इस प्रकार श्रुत लेख का अर्थ है सुना हुआ लेख। इस विधि के अंतर्गत बच्चे सुनकर लिखते हैं, जिसमें इसमें अध्यापक बोलता है और विद्यार्थी सुनकर लिखते हैं। लेकिन इस विधि का प्रयोग अनुलिपि तथा प्रतिलिपि के बाद ही किया जाता है। इस स्थिति में यह मान लिया जाता है कि बच्चों को शब्दों और वाक्यों में लिखने का अभ्यास हो चुका है, उन्हें वर्तनी का भी सही ज्ञान है और उन्हें विराम चिन्हों का भी सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। इस विधि द्वारा बच्चों को सुनकर भाषा लिखने का अवसर प्राप्त होता है। यही नहीं, इसमें अपेक्षाकृत तेज गति से लिखने का अभ्यास होता है। इसके अतिरिक्त बच्चे अक्षर विन्यास भी अच्छी प्रकार से सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि वर्ण की आपको डेफिनेशन देनी है। वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। इसके खंड नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए जैसे क, च, प, त, ल, ए, आ आदि सभी वर्ण हैं। इनके खंड नहीं हो सकते। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि या ध्वनि चिन्ह यानी कि लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। वर्ण की इस प्रकार
परिभाषा दी जा सकती है कि मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? शब्द क्या होता है? शब्द संस्कृत की शब्द धातु से निर्मित है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। जो है पारिभाषिक रूप से शब्द का अर्थ है छोटे से छोटा सार्थक ध्वनि समूह है। शब्द प्रायः अनेक निरर्थक ध्वनियों के मेल से बनता है, परंतु वह स्वयं किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, क्रिया का बोध कराता है। उदाहरण के रूप में मोहन व्यक्ति को का बाधक है, पुस्तक वस्तु का, अहिंसा भाव का, पढ़ना क्रिया का बाधक जो है बोधक है। इस संसार में सभी रूपों तथा पदार्थों के लिए कोई न कोई नाम अथवा शब्द है। जिन रूपों और क्रियाओं के लिए अभी तक कोई शब्द नहीं है, उनके लिए निरंतर नए शब्दों का निर्माण होता रहता है, जिससे शब्द भंडार में वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, योग रूढ़ शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? वे शब्द जो यौगिक होने पर भी सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते बल्कि विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो यौगिक होने के बाद भी सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते बल्कि विशेष जो है अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड हो सकते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से सार्थक खंड रूढ़ होते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, पंकज, चारपाई, चौमासा, ये सभी क्या हैं? यहाँ पे जैसे बात करें जो चारपाई का अर्थ क्या होता है? खाट। लेकिन चारपाई किसी भी वस्तु के हो सकते हैं, परंतु इस शब्द का प्रयोग खाट के लिए होता है। इस प्रकार पंकज शब्द का पंक प्लस में जय, कीचड़ में पैदा होने वाला। कीचड़ में तो मेंढक भी पैदा होते हैं, कुछ जीव जो है, और कुछ जीव भी पैदा होते हैं, परंतु पंकज शब्द का रूढ़ अर्थ क्या है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि जो संधि से आपका क्या अभिप्राय है? संधि क्या है? संधि का अर्थ है मेल या जोड़। हिंदी भाषा में जब दो ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर समीप आने से अथवा उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिम प्लस आल्य हिमालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण से आपका क्या अभिप्राय है? वैसे तो मनुष्य अपने मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकाल सकता है, जैसे सीटी बजाना, गच्चे के गाल पर जो है चुम्बन लेते समय श्वास अंदर खींचकर आदि। परंतु जब मनुष्य भाषा में प्रयुक्त होने वाली किसी ध्वनि को विशेष द्वारा निकालता है तो उसे ध्वनि का उच्चारण कहते हैं। विशेष प्रकार का जो इससे विशेष प्रयास का संबंध ध्वनि का उच्चारण करने वाला वक्ता के मस्तिष्क, मन, वागेंद्रियों आदि से संबंधित होता है। इसके साथ साथ किसी भी ध्वनि का उच्चारण तभी सफल एवं सार्थक होता है जब वह ध्वनि वक्ता के मुख से निकलकर वायु के माध्यम से श्रोता के कान तक पहुँचे और श्रोता का मस्तिष्क उस ध्वनि की सार्थकता को ग्रहण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी से आपका क्या अभिप्राय है? वस्तुतः वर्तनी शब्द संस्कृत भाषा के वर्तन शब्द व्यरतन वर्तन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार या फिर स्थापन। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है और प्रत्येक शब्द के लिए निश्चित ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। हिंदी भाषा में भी प्रत्येक शब्द के लिए निश्चित ध्वनियों एवं ध्वनि क्रम का प्रयोग होता है। यदि इन ध्वनियों के स्थान पर दूसरी ध्वनि का प्रयोग कर दिया जाए तो इन ध्वनियों के क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए, जिसे भिन्न अर्थ अथवा भिन्न अर्थ वाले या फिर जो है निरर्थक शब्द बन जाते हैं। अतः हिंदी वर्तनी से तात्पर्य है वक्ता द्वारा अपने भावों आदि को लिखित रूप से प्रकट करते समय हिंदी भाषा का मानक वर्णमाला के अनुरूप तथा शब्द के निश्चित वर्ण क्रम के अनुसार वर्णों का प्रयोग करते हुए शुद्ध शब्दों को लिखना, ताकि अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। वर्तनी शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में जो स्पेलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग आपने बहुत बार सुना होगा, किसी वर्ड की स्पेलिंग। नेक्स्ट है, वर्तनी का क्या महत्व है? वर्तनी क्या कमाता है? तो पहला महत्व है भाषा की शुद्धता वर्तनी पर ही आधारित है, क्योंकि भाषा संप्रेषण का स्थायी माध्यम लेखन ही है। दूसरा है, शुद्ध वर्तनी द्वारा ही विद्यार्थी के चारों भाषाई कौशलों को समुचित जो है किया संभव है। शुद्ध वर्तनी द्वारा ही शुद्ध उच्चारण और शुद्ध रूप में सुनने का विकास हो जाता है। तीसरा है, शुद्ध वर्तनी द्वारा ही भाषा शिक्षण के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी द्वारा ही अन्य विषयों का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, साहित्यिक रचनाओं का प्रस्तुतिकरण भी शुद्ध वर्तनी से ही संभव है।
नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी ही भावों एवं विचारों की लिखित अभिव्यक्ति को लंबे समय तक अर्थपूर्ण बनाए रख सकती है। नेक्स्ट है किसी भी रचना से समुचित अर्थ तभी ग्रहण हो पाता है जब उसमें वर्तनीगत अशुद्धियाँ न हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, उपसर्ग क्या होते हैं? तो हिंदी भाषा की शक्ति जो है उसकी शब्द जो है संप्रदा पर निर्भर करती है। समय के परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा का शब्द जो है संपदा में वृद्धि होने लगी है। विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भाषा में असंख्य नवीन शब्दों का निर्माण किया गया है। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नवीन आविष्कार हो रहे हैं। विदेशों से भी अपना हमारा संपर्क बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा में नए नए शब्दों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। प्रायः विदेशी भाषाओं के शब्दों को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन हिंदी भाषा के व्याकरण को ध्यान में रखकर नए शब्दों का भी जो निर्माण किया जा रहा है। हिंदी में शब्द निर्माण की प्रक्रिया के दो आधार होते हैं। एक तो संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी भाषा के उपसर्गों तथा प्रत्ययों द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। दूसरा, संस्कृत प्रत्यय को समास आधार बनाकर नए शब्द बनाए जा रहे हैं, लेकिन तद्भव स्रोत के आधार पर नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं? ये विकारी पद देखिए, सबसे पहले ये शब्द हैं जिनके विकार अथवा परिवर्तन होता है। ये शब्द हैं जिनमें विकार और जो परिवर्तन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब पद हैं क्योंकि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार इनके रूप में जो है विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे राम, राम ने, राम की आदि। जैसे संज्ञा, लड़का, जैसे लड़की, लड़की ने, लड़कियों के लिए। सर्वनाम की बात करें तो वह, वे, उनका, उन्होंने। विशेषण की बात करें तो काला, काले, काली। क्रिया की बात करें तो खाता है, खाया, खाएगा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे पद जो सदा एक जैसे रहते हैं और जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी पद कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक ये सभी अविकारी पद हैं। क्रिया विशेषण की बात करें तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। संबंध बोधक की बात करें तो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। समुच्चय बोधक यानी कि योजक की बात करें तो और, एवं, परंतु, किंतु। विस्मयादि बोधक की बात करें जैसे छी, अरे, वाह वाह, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम को परिभाषित करें कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम शब्द सर्व और नाम दो शब्दों के जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात सभी वस्तुओं का एक समान नाम। संसार में सजीव, निर्जीव, ज्ञात, अज्ञात सभी शब्दों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राम एक मेधावी विद्यार्थी है तो वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, तो यहाँ पे वह क्या है, सर्वनाम। लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं, राम एक मेधावी विद्यार्थी है, राम अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। राम जो है हरियाणा राज्य से बिलोंग करता है, यानी कि हरियाणा राज्य में रहता है, तो यहाँ पे बार बार जो उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम वह वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, राधा ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगी, तो यहाँ पे ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता कि राधा ने कहा कि कल राधा स्कूल नहीं जाएगी, तो यहाँ पे मैं शब्द का जो प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेषण का क्या अर्थ है? विशेषण का अर्थ बताना आपको। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ पे काला क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, घोड़े की। मैले कपड़े, तो यहाँ पे जो कपड़े की विशेषता कौन बता रहा है, मैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वनामिक विशेषण से आपका क्या अभिप्राय है? तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले होगा तो वे विशेषण होंगे, परंतु यदि संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयोग होगा तो वे सर्वनाम होंगे, अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो यह क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण। वे मोहन के पिता हैं, तो वे क्या है, सार्वनामिक विशेषण। यदि हम बात करें, जैसे ये मैंने बताया कि यह मेरा घर है, तो यहाँ पे यह, जैसे वे मोहन के पिता हैं, तो वे, तो जो वाक्य है इनमें ये और ये वे क्या है, सर्वनाम है, परंतु यहाँ इनका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है क्योंकि ये शब्द घर, मोहन आदि की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें जो है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुच्चय बोधक अवयव से आपका क्या अभिप्राय, यानी कि क्या होते हैं? तो जो अवयवों
जो अवयवों, पदों, पदबंधों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे और, एवं, अथवा, अतः, क्योंकि। जैसे हम बात करें राम और श्याम मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे और शब्द यूज किया गया है। तो और क्या कर रहा है, राम और इसको श्याम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो यहाँ पे और शब्द क्या है, योजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। निपात का क्या अर्थ है? तो अवयवों की चर्चा करते समय कुछ विद्वान क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक निपात को भी जो है अव्यय शब्दों में गिनते हैं। परिभाषा, वे, अगर हम परिभाषा की बात करें, वे अविकारी शब्द निपात कहे जाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उनके साथ बल देने, उसे सीमित करने तथा दूसरों को मिलाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में न, नहीं, मत, काश, केवल आदि क्या है, निपात है। अगर हम बात करें जैसे यदि हम बात करें तो निपात के संबंध जो है निम्नलिखित बातों से में ध्यान देने योग्य है। निपात का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। दूसरा, निपात वाक्य अथवा वाक्यांश को अतिरिक्त अर्थ देने का काम करते हैं। नेक्स्ट, जब निपात वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उनके संपूर्ण अर्थ को प्रभावित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? विराम का अर्थ होता है आराम, विश्राम, रुकना या ठहरना। भाषा बोलते समय या लिखते समय आवश्यकता अनुसार एक आध क्षण के लिए रुकते हैं। ऐसा करने से हम भाषा का सही उच्चारण कर सकते हैं और श्रोता भी हमारी भाषा को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। भाषा को बोलते समय या लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को जो विराम चिन्ह कहते हैं। अगर हम बात करें माया जैन के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, बोलते या लिखते समय वाक्यों के अंत या मध्य में जो विराम आते हैं उन्हें लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग करने में भाषा सुदृढ़ बनती है और उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। अतः भाषा में विराम चिन्ह एक आवश्यक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। रचना शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको बताना है कि रचना शिक्षण जो क्या होता है। देखिए, जब हम भाषा शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं तब हम बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशलों का विकास करने के साथ साथ बच्चों में विचारों की प्रभावशाली ढंग से योग्यता का विकास करने के उद्देश्य को भी जो सामने रखते हैं। बच्चा जब तक अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक भाषा पर उसका पूरा अधिकार नहीं हो पाता। इसलिए भाषा शिक्षण में रचना शिक्षण को भी जो स्थान दिया जाता है। अगर हम बात करें तो डॉक्टर उमा मंगल ने जो है क्या लिखा है कि बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का जो है प्रशिक्षण देना ही रचना शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण के उद्देश्य बताएं। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे फर्स्ट है, विद्यार्थियों को उचित गति से सुंदर एवं स्पष्ट लिखने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में क्रमबद्ध रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में विभिन्न शब्दों, सूक्तियों, मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में मौलिक विचार अभिव्यक्त करने की योग्यता उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को कर्मानुसार विचार तथा भाव प्रकट करने की योग्यता प्रदान करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति को विकसित करना ताकि वे साहित्य सृजन में जो है प्रवृत्त हो सकें। विद्यार्थियों को विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने की योग्यता प्रदान करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों में स्पष्टता तथा शुद्धता उत्पन्न करना, यानी कि स्पष्टता और शुद्धता उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न से आपका क्या अभिप्राय है? तो निम्न शब्द जो है नी तथा बंध दो पदों के जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचारों को बांध कर जो है लिखना ही निबंध कहलाता है। परंतु निबंध रचना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। निबंध लेखन एक कला है और इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। प्रायः विद्यार्थी निबंध लिखने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं और न ही शिक्षक उन्हें निबंध लिखने की प्रेरणा देते हैं। विद्यार्थी निबंध की पुस्तक तथा गाइड में से कुछ निबंध रट लेते हैं और उन्हें जो का त्यों लिख देते हैं। छात्र शिक्षकों की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। परीक्षा के समय ही वे कुछ निबंध पढ़ाते हैं, इसलिए विद्यार्थी इस विद्या में कोई विशेष रुचि नहीं लेते। छुट्टियों में विद्यार्थियों को जो गृह कार्य दिया जाता है उसमें कुछ निबंध लिखने का कार्य भी सौंप दिया जाता है।
विद्यार्थी किसी न किसी पुस्तक में से निबंध उतार कर लिखा लाते हैं और इस कार्य को करने में उनकी रुचि नहीं होती, बल्कि वह डांट के डर से निबंध लिख कर लाते हैं। अतः निबंध रचना के विषय में गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेदन रचना से आपका क्या अभिप्राय है? तो अनुच्छेद रचना से, अनुच्छेद शब्द अनु प्लस छेद 2 शब्दों के जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी विषय पर लिखा गया छोटा सा लेख। इस प्रकार का लेख विषय वस्तु से पूर्णतः जुड़ा हुआ होता है। किसी भी विषय पर संक्षेप में प्रकाश डालने के लिए जो पैराग्राफ लिखा जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। कहानी, यात्रा वृत्तांत संस्मरण आदि किसी विद्या के आधार पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है। अंग्रेजी में अनुच्छेद को पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। कुछ विद्वान इसे पलवन भी कहते हैं। यह भावों और विचारों का गुलदस्ता होता है, जिसमें थोड़े से वाक्य रूपी फूल होते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं। अनुच्छेद की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह है जिसमें लेखक वाक्य से बाहर नहीं निकलता और विषय का विस्तार भी एक सीमा तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अनुच्छेद शिक्षण के आवश्यक गुण बताइए। तो इसके गुण बताने हैं। तो फर्स्ट है, अनुच्छेद का लेख सुंदर, सुडौल व स्पष्ट हो। नेक्स्ट है, इसमें विचारों का प्रवाह हो। नेक्स्ट है, इसमें विचारों का क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। नेक्स्ट है, उसकी भाषा भावानुकूल, सरल व स्पष्ट हो। नेक्स्ट है, विशेष सामग्री अनुच्छेदों में विभाजित हो। नेक्स्ट है, भाषा शैली सामयिक हो। नेक्स्ट है, आवश्यक व उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया हो। नेक्स्ट है, उसमें तथ्यों का तर्क सहित प्रस्तुत किया गया हो। नेक्स्ट है, उसमें शब्दों, सूक्तियों, मुहावरों आदि का सार्थक प्रयोग हो। नेक्स्ट है, रचना में भावात्मक प्रवृत्ति हो। नेक्स्ट है, भाषा व्याकरण सम्मत हो। यह आवश्यक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, एक सफल कहानी के गुण कौन कौन से हैं? तो एक सफल कहानी के गुण बताने कौन कौन से हैं? तो पहला है, कहानी में नैतिक गुण अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट है, कहानी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए बल्कि कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कहानी की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। यदि कहानी की भाषा जटिल होगी तो बालक की कहानी के संदेश को समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है, कहानी का अंत सुखात्मक होना चाहिए ताकि बच्चे आशावादी बने रहें। नेक्स्ट है, कहानी में अश्लील और भद्दी भाषा का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए और न ही उसमें भयानक दृश्यों का वर्णन होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक सफल कहानी में नायक के साथ एक खलनायक भी अवश्य होना चाहिए ताकि बच्चे नायक के आदर्श गुणों को अपना सकें। नेक्स्ट है, कहानी हमेशा शिक्षाप्रद होनी चाहिए ताकि बालक कहानी पढ़कर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट है, कहानी बच्चों का मनोरंजन कर सके, यह भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण के लाभ कौन कौन से हैं? आपको लाभ बताने हैं। तो पहला देखिए, कहानी शिक्षण से बच्चे सामान्य ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियों को पढ़कर या सुनकर संसार के जीव जंतु तथा उनके स्वभाव को जान सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में कहानी शिक्षण के कारण तर्क, वितर्क तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है, कहानियाँ सुनकर बच्चे संकेतों तथा चित्रों को देखकर स्वयं कहानी लिखने के योग्य बन जाते हैं। नेक्स्ट है, कहानी शिक्षण से बच्चों में झिझक तथा संकोच की भावना दूर हो जाती है। नेक्स्ट है, कहानी पढ़कर या सुनकर बच्चे तर्क वितर्क का प्रयोग करते हुए बातचीत करने में समर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कहानी के द्वारा बच्चे किसी कठिन प्रसंग को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट है, कहानी शिक्षण से बच्चों की स्मरण शक्ति विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है, कहानी शिक्षण से बच्चों को शब्द भंडार, मुहावरों तथा लोकोक्तियों की समुचित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, कहानी शिक्षण से बच्चों का मनोरंजन होता है और वे पढ़ाई में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है, कहानी शिक्षण से बच्चों में कल्पना तथा भावना में संतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, संवाद से आपका क्या अभिप्राय है? दो या दो की से अधिक व्यक्तियों के बीच जो आपसी बातचीत होती है उसे हम संवाद कहते हैं। संवाद करते समय केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि संवाद बोलने वालों के चेहरे पर अलग अलग से भाव उत्पन्न होते हैं। इसमें संवाद के समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके आरोह अवरोह के कारण नाटकीय ढंग से स्वाभाविकता उत्पन्न हो जाती है। रचना में संवादों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। संवादों से विभिन्न पात्रों के चरित्र संबंधी विशेषताओं का पता चल जाता है। दूसरा, संवाद प्रसंग अथवा कथानक को गतिशील बनाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी विषय पर बातचीत करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवाद की विशेषताएं लिखिए। तो संवाद की क्या क्या विशेषताएं? फर्स्ट है, संवाद हमेशा सरल और स्वाभाविक होने चाहिए। नेक्स्ट है, संवादों की भाषा सहज, सरल और सरस होनी चाहिए।
नेक्स्ट है यह भाषा भावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए। नेक्स्ट है संवाद अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है छोटे संवाद स्वाभाविक तथा सहज होते हैं परंतु लंबे संवाद भाषण का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है संवाद पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल और भावानुकूल होने चाहिए। नेक्स्ट है संवादों की भाषा में भावों के अनुसार जो है पैनापन व चुटीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट है संवाद वस्तु विन्यास में स्वाभाविक रूप से सहायक होने चाहिए। नेक्स्ट है संवाद संक्षिप्त, सरल तथा विषय के अनुसार जो है रंजक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार संक्षेपण, जो है सार संक्षेपण से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, सार शब्द का अर्थ होता है मूल तत्व अथवा निचोड़। यूं तो किसी भी अनुच्छेद या निबंध का सार 2 शब्दों या 1-2 वाक्यों में दिया जा सकता है, परंतु इसे जो है संक्षेपण कहना अधिक उचित होगा। संक्षेपण में दिए गए गद्यांश को उनके मूल तत्वों को सुरक्षित रखते हुए 1/3 शब्दों तक संक्षिप्त करना होता है। यानी कि जो कोई भी पैराग्राफ वगैरह दे रखा है उसको तीसरे हिस्से में काटना है। यानी कि अगर उसमें 60 शब्द हैं तो तीसरे हिस्से का मतलब होता है 20 शब्द लिखना, उसकी इंपॉर्टेंट। संक्षेपण के जो है कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, आवश्यक गुण होते हैं। पहला है संक्षेपण करते समय प्रायः अन्य पुरुष का प्रयोग होता है, उत्तम व मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है संक्षेपण में मूल लेख अथवा अनुच्छेद के तब से जो है सभी तथ्य आ जाने चाहिए, परंतु अनावश्यक बातों का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट है संक्षेपण मूल लेखन का लगभग 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट है संक्षेपण को क्रमबद्ध रूप से सहज, सरल, स्वाभाविक भाषा शैली में लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्षेपण का क्या महत्व है। आज मानव का जीवन बहुत ही व्यस्त है, किसी के भी पास लंबी चौड़ी बात करने या सुनने का समय नहीं। यदि हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहेंगे तो सुनने वाला हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति विस्तार पूर्वक अपनी बात कहना आरंभ कर देता है तो लोग उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं या फिर उसकी बातों को पसंद नहीं करते। विशेषकर प्रार्थना पत्र में, अभिव्यक्ति में, विवरण में, अपनी बात समझाने में, साक्षात्कार में, लेखन में, जो है दूरदर्शन व रेडियो में सर्वत्र संक्षेपण की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की जाती है। संक्षेपण का महत्व इस बात में है कि आप लोगों को कम से कम समय लेकर अधिक से अधिक बात समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार संक्षेपण के उद्देश्य बताएं, क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है छात्रों के सोचने व निरीक्षण के बाद भावों का क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट है मातृभाषा का शुद्ध रूप में लिखने तथा प्रयोग करने की क्षमता को छात्रों में विकसित करना। नेक्स्ट है छात्रों के शब्द भंडार को समृद्ध बनाना। नेक्स्ट है छात्रों की तर्क शक्ति, विवेक तथा निरीक्षण शक्ति का अधिक से अधिक विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों को क्रमबद्ध रूप से विचार व्यक्त करने तथा लिखने की आदत का जो है समुचित विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों को हिंदी भाषा की विविध रचना शैलियों से परिचित कराना। नेक्स्ट है छात्रों में मौलिक चिंतन की आदत का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों को रचना के जो है नियमित सामग्री संकलन की आदत का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों को साहित्य रचना की ओर जो है प्रवृत्त करना। नेक्स्ट है सार संरक्षण के आवश्यक गुण लिखिए, क्या क्या गुण हैं। तो पहला है सार संरक्षण का लेख सुंदर, सुडौल और स्पष्ट हो। नेक्स्ट है सार संक्षेपण के विचारों में सुसमता और प्रवाह भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सार संक्षेपण की भाषा जो है भावानुकूल, सहज, स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यक तथा उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा तथा शैली सहज व सरल होनी चाहिए। नेक्स्ट है सार में तथ्यों का तर्क सहित प्रस्तुत होना चाहिए। नेक्स्ट रचना में अनुभवात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है भाषा व्याकरण समस्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 जो है संस्मरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो रेखा चित्र के समान संस्मरण भी हिंदी गद्य साहित्य की नवीनतम विधाओं में से एक है। संस्मरण शब्द संस्कृत के समृ धातु में सम उपसर्ग तथा अन प्रत्यय लगाने से बना है। इसका सामान्य अर्थ है स्मरण करना। संस्मरण लिखने वाला लेखक जो कुछ स्वयं देखता है या अनुभव करता है उसी का वर्णन वह करता है। लेखक की निजता का आधार उसकी अपनी अनुभूतियाँ तथा संवेदनाएं होती हैं। संस्मरण किसी व्यक्ति पर ही नहीं लिखा जाता, वह किसी घटना, दृश्य अथवा वस्तु पर भी लिखा जा सकता है। कुछ आलोचक जो है संस्मरण को जो है लचकदार विधा मानते हैं, क्योंकि संस्मरण में आत्मिक स्मृति का जो विशेष महत्व होता है।
अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी घटना, वस्तु या स्थल या व्यक्ति से संबंधित अनुभूति लेखक के हृदय पटल पर झांककर उसके मन को अंदर ही अंदर कुदेरती रहती है, तब वह संस्मरण का रूप धारण करके अभिव्यक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्मरण की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है, संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों पर ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, संस्मरण लेखक अपनी अनुभूत यादों को संजोता हुआ लिखता है। नेक्स्ट है, सफल संस्मरण में देश और काल के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है, संस्मरण लेखक संस्मरण में पूरी स्थिति का जो है प्रतिबिंब प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। संस्मरण प्रायः यथार्थपरक होता है, लेकिन वह एक संवेदनशील लेखक द्वारा ही लिखा जाता है। संस्मरण लिखते समय लेखक को खुलकर सामने आना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकांकी से आपका क्या अभिप्राय। एकांकी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वन एक्ट प्ले। आधुनिक गद्य साहित्य में नाटक के बाद एकांकी का विवेचन किया जाता है। आज नाटक की अपेक्षा एकांकी अधिक लोकप्रिय है। यह एक महत्वपूर्ण, व्यापक तथा लोकप्रिय विधा है। इसका विकास पाश्चात्य साहित्य की देन कहा जा सकता है। एक अंक का विधान होने के कारण इसे एकांकी कहा जाता है। इस दृष्टि से इसे वन एक्ट प्ले का पर्यायवाची कहा जा सकता है। वैसे तो एकांकी में वही तत्व स्वीकार किए जाते हैं जो नाटक में होते हैं, लेकिन एकांकी में कुछ निजी विशेष तत्व भी होते हैं जो उसे नाटक से अलग करते हैं। एकांकी एक ही घटना, एक समस्या, एक ही अंक, एक ही उद्देश्य तथा एक ही दृश्य को लेकर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, एकांकी की विशेषता बताइए। एकांकी की क्या विशेषता है। तो पहला है, एकांकी प्रायः एक अंक का होता है तथा इसमें एक ही घटना अथवा समस्या रहती है। नेक्स्ट है, एकांकी में आरंभ से ही संघर्ष दिखाया जाता है जो तीव्र गति से चरम सीमा पर पहुंचता है। नेक्स्ट है, एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है और समय सीमा का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है, एकांकी में स्थान, कार्य तथा समय की एकता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एकांकी के संवाद संक्षिप्त, पात्र अनुकूल तथा प्रसंगानुकूल होते हैं। नेक्स्ट है, एकांकी में यथार्थवाद की विशेष महत्व दिया जाता है, परंतु आदर्शवाद की ओर भी थोड़ा संकेत कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नाटक से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, आचार्य भरत ने नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से मानी है। इधर आचार्य रामचंद्र ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों बेबर और मोनियर विलियम्स ने नाटक की मूल धातु नृत्य को माना है। उन्होंने नट को माना है और इसने नृत्य को। आचार्य धनंजय के अनुसार नृत्य, ताल और लय के समन्वित रूप का नाम ही नाटक है। पुनः धनंजय ने कहा है कि अवस्था विशेष का अनुकरण ही नाटक है। वे कहते हैं अवस्थानुकृति नाट्यम। आचार्य विश्वनाथ ने नाटक को अभिनय कहकर नाटक की अभिनेता पर विशेष बल दिया है। उपयुक्त विवेचन के अनुसार नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। अब नाटक की परिभाषा की यदि हम बात करें, वह अभिनय ही नाटक है जिसमें विभिन्न एवं विविध प्रकार की अवस्थाओं का संगीतात्मक एवं रसाश्रित अनुकरण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, रिपोर्ट लेखन के आवश्यक गुण लिखिए। तो रिपोर्ट लेखन के क्या क्या गुण होते हैं। पहला, रिपोर्ट लेखन सुंदर, सुडौल व स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें विचारों का प्रवाह होना चाहिए। नेक्स्ट है, रिपोर्ट लेखन में विचार क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा सरल, सहज, भावानुकूल तथा बोधगम्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आवश्यक तथा उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है, उसमें तथ्यों का तर्क सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, विशेष सामग्री को अनुच्छेदों में विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट लेखन में भाषा व्याकरण समस्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं की रिपोर्ट लेखन की भाषा अधिक गूढ़ तथा परिनिष्ठित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवनी को परिभाषित कीजिए। आपने ये बहुत बार सुना होगा, जीवनी क्या होती है। एक होता आत्मकथा। आत्मकथा होता है खुद के ऊपर लिखना। जीवनी होती है किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी और के द्वारा लिखना। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में जीवनी का विशेष महत्व है। अंग्रेजी में जीवनी को बायोग्राफी कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जीवन परिचय। किसी व्यक्ति पर लिखा गया जीवन वृत्तांत जीवनी है। अक्सर यह कहा जाता है कि जीवनी में चरित्र के पूरे जीवन का वर्णन होना चाहिए, लेकिन यह नियम जरूर नहीं है। अधिकतर जीवनियाँ चरित्र के पूरे जीवन काल में लिखी गई है, इसलिए जीवनी चरित्र का पूरा परिचय देने में समर्थ नहीं होती। फिर भी लेखक चरित्र के जीवन की बिखरी हुई घटनाओं को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता है।
पुनः उसे साहित्यिक रूप देने के लिए वह तथ्यों के साथ साथ कल्पना की भी जो आश्रय लेते हैं। यदि तथ्यों के आधार पर जीवनियाँ लिखी जाएंगी तो वे नीरस बन जाएंगी। जीवनी मात्र इतिहास नहीं है, इसमें कहीं न कहीं कल्पना का भी प्रयोग होता है। जीवनी क्या होती है? किसी के जीवन के बारे में लिखना, यानी कि किसी और के जीवन के बारे में लिखना। नेक्स्ट होता है, इसी से रिलेटेड तो होती है, आत्मकथा को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषता बताएं। आत्मकथा होती है खुद के बारे में लिखना, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। कोई व्यक्ति खुद के बारे में जो भी लिखता है। देखिए, आत्मकथा शब्द आत्म तथा कथा दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ होता है अपनी कथा। संस्मरण तथा जीवनी के समान आत्मकथा भी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। आत्मकथा किसी विशेष व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के भोगे गए क्षणों की और झेले गए सुख दुखों को बेबाकी के साथ प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा की परिभाषा की यदि बात करें तो आत्मकथा भोगा हुआ अनुभव है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? लोग बोलो के द्वारा। यदि स्टीवेंसन के अनुसार अगर हम बात करें तो आत्मकथा में लेखक के जीवन का क्रमबद्ध वर्णन रहता है, जिसमें अंतरावलोकन पर अधिक बल दिया जाता है। लेखक अपने जीवन का जो व्यक्तिगत अध्ययन प्रस्तुत करता है उसका अपना आकर्षण और महत्व होता है। नेक्स्ट, यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहला, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के गुण अवगुण दोनों की बड़ी तटस्थता के साथ वर्णन करता है। नेक्स्ट, आत्मकथा सत्य तथा यथार्थ पर आधारित होती है, अतः इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, आत्मकथा को लिखित इतिहास भी कहा जा सकता है। इसमें लेखक अपने जीवन का वर्णन करता है। नेक्स्ट, आत्मकथा में लेखक मैं शैली का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, आत्मकथा में लेखक अतीत के साथ साथ वर्तमान का भी जो ईमानदारी के साथ वर्णन करता है। नेक्स्ट, आत्मकथा में लेखक बेबाक होकर आत्म तत्व को जो है अभिव्यक्ति करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, पाठ योजना का क्या अर्थ है? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, पाठ योजना। क्या होती है पाठ योजना? यानी कि पाठ की योजना बनाना। किसी कार्य की सफलता व उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस कार्य से संबंधित योजना अवश्य बनानी पड़ती है। योजना के बिना न तो कार्य पूर्ण रूप से सफल हो सकता है और न ही उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा का क्षेत्र इस नियम का अपवाद नहीं है। यदि शिक्षक भी बिना पाठ योजना बनाए कक्षा में प्रवेश करता है तो वह अपने विषय को पढ़ाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगा। अतः शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए पाठ योजना बनाना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। शिक्षक अपनी शिक्षण कार्य की सार्थकता तथा छात्रों के हितों का ध्यान में रखकर कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय या पाठ वस्तु की छोटी इकाइयों में बांट लेता है। कक्षा में वह इकाइयों में बांट लेता है। कक्षा में वह इन इकाइयों को उनके लिए निर्धारित अवधि में ही पढ़ाता है। इस प्रकार पढ़ाने के लिए वह विषय वस्तु की जिस रूपरेखा को तैयार करता है वह पाठ योजना कहलाती है। भावी शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण के दौरान पाठ योजना को लिखित रूप से तैयार करने के लिए भी जो है प्रशिक्षित किया जाता है। पाठ योजना के संबंध में अनेक विद्वानों जो है शिक्षाविदों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ के विचार निम्नलिखित हैं। तो बोसिंग के अनुसार पाठ योजना उस कथन के शीर्षक को कहा जाता है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किसी पाठ में किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और किन किन माध्यमों से शिक्षण प्रक्रिया को जो है संपन्न करना होगा। अतः उनकी दृष्टि में नियोजित ढंग से शिक्षा देने से जो है अभिप्राय निश्चित उद्देश्य पाठ्यक्रम व शिक्षण प्रक्रिया का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना का क्या महत्व है, यानी कि इसकी जो है क्या ज़रूरत है। तो जो डेविस ने क्या कहा है कि डेविस का कथन है कि किसी भी शिक्षक के लिए भी वस्तु इतनी घातक नहीं है जितनी कि पाठ की तैयारी कम होना। उनका यह कथन पाठ योजना की आवश्यकता और उनके महत्व को जो स्पष्ट करता है। पाठ योजना से शिक्षक में आत्मविश्वास आता है और वह शिक्षण प्रक्रिया को सार्थक बनाता है। पाठ योजना से उसे विषय संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है और वह पाठ को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। पाठ योजना के होने पर शिक्षक बोलकर भी कोई गलती नहीं कर सकता। उसके द्वारा वह शिक्षण कार्य को नियोजित ढंग से पूरा कर सकता है। पाठ योजना के द्वारा वह परोक्ष रूप से कक्षा में अनुशासन भी बनाए रखने में सक्षम होगा। पाठ योजना से उसे पहले से ही पता चल जाता है कि विषय में संबंध में कौन सी कठिनाई कक्षा में उसके समक्ष खड़ी हो सकती है और वह उन कठिनाइयों को पहले ही समाधान कर लेता है। अतः यहाँ यह तो स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया की सार्थकता के लिए पाठ योजना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। अध्यापक ही देश के भविष्य का निर्माण करता है
उसके द्वारा ही दी गई शिक्षा को प्राप्त करके ही आज के छात्र कल देश के कर्णधार बनेंगे। ऐसी दशा में शिक्षा की सार्थकता शिक्षक की योग्यता से प्रभावित होती है। शिक्षक की योग्यता उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण पर निर्भर रहती है। अतः वर्तमान समय में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भावी अध्यापकों को उच्चतर स्तर का सशक्त व प्रभावशाली प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में हमारे अध्यापकों के लिए जारी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो पक्ष हैं। एक होता है सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। वर्तमान समय में सैद्धांतिक पक्ष का ही प्रचलन है, जिसके कारण शिक्षा रटने रटाने का पर्यायवाची बन गई है, परंतु जीवन में शिक्षा का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यवहारिक होना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य के साथ ही अब वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों व भावी अध्यापकों की नई तकनीकी व विधि के द्वारा शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसे हम माइक्रो टीचिंग या फिर सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। प्रश्न कौशल से क्या अभिप्राय है? प्राचीन काल से ही शिक्षा जगत में पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, रोचक व सरल बनाने के लिए प्रश्नों को माध्यम बनाया जा रहा है। इसे हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। यह विधि आज भी महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। वस्तुतः शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम ही प्रश्न करना है। इससे अध्यापक विद्यार्थियों के संपर्क में आकर उनके ज्ञान का वर्धन करता रहता है। प्रश्न पूछने की प्रक्रिया छात्र को पाठ्य सामग्री के अध्ययन के लिए प्रेरित करती है तथा वह उनकी शिक्षा प्राप्ति की क्रिया या दिशा का निर्देशन करती रहती है। इस संबंध में पारकर महोदय ने लिखा है कि आदत कौशल के सत्र के बाहर सारी शैक्षिक क्रिया की चाबी प्रश्न ही है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षण कौशल में प्रश्न पूछने का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या कौशल से क्या अभिप्राय है? व्याख्या का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। व्याख्या पर प्रक्रिया में व्याख्या कौशल कोई नया शब्द या नई विधि नहीं है। परंपरागत शिक्षण में इसे व्याख्या कौशल को व्याख्या विधि भी कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में भले ही प्रश्न कौशल व उदाहरण कौशल का अपना विशिष्ट स्थान है, परंतु इसके साथ ही व्याख्या कौशल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। विषय के सफल शिक्षण के लिए यह आवश्यक होता है कि पाठ का विकास किया जाए और यह कार्य व्याख्या कौशल के बिना पूरा नहीं हो सकता। अतः यहाँ यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक को व्याख्या कौशल में भी दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। विशेषकर साहित्यिक रचनाओं में छिपे मूल भाव, सौंदर्य आदि को न तो प्रश्नोत्तर विधि से न ही उदाहरण विधि से सरलता के साथ स्पष्ट किया जा सकता है। व्याख्या का क्या अर्थ होता है? देखिए, साधारण शब्दों में किसी भी जटिल या गूढ़ भाषा आदि को श्रोता या छात्र के पूर्व संचित ज्ञान व अनुभव का सहारा लेकर स्पष्ट करना ही व्याख्या कहलाता है। अतः व्याख्या का मुख्य उद्देश्य किसी भी जटिल विषय में छपे तत्वबोध भावबोध आदि का स्पष्ट करना, उसके सौंदर्य को छात्रों के सम्मुख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अर्थ है शिक्षक सदैव चाहता है कि उसका शिक्षण अत्यंत रोचक और प्रभावशाली बने। अपने पाठ को सफल बनाने के लिए वह छात्रों से प्रश्न पूछता है और श्यामपट्ट की ओर संकेत करता है, चित्र दिखाता है, उदाहरण देता है। इन उद्दीपकों का प्रयोग करके विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर तथा विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है। उसका यह प्रयास एक जादूगर के समान होता है जो अनेक प्रकार के साधनों द्वारा दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे वे रुचि और आनंद के साथ जादूगर के खेल को पर्याप्त समय तक देखते रहते हैं। शिक्षक भी कक्षा में खड़ा होकर एक ही मुद्रा में न रहे, वरन वह अभिनयात्मक ढंग से को अपनाकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सार्थक, सफल, आकर्षक, रुचिकर एवं सजीव बनाने का भरसक प्रयास यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए यानी कि करता है। शिक्षक को एक ही उद्दीपन को लंबे समय तक उपयोग करने अथवा पुनरावृत्ति करते रहने से छात्र छात्राओं का ध्यान पाठ में न लगकर अन्य विद्यार्थियों से बातचीत करने में लग जाता है। इस दशा में उद्दीपकों के प्रयोग में परिवर्तन लाना शिक्षक के लिए लाभप्रद होता है, यानी कि उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान और प्रैक्टिकल फाइल की PDF डाउनलोड करनी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।